कौटिल्य की अष्टादश तीर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम 7 विभागों के बारे में या 7 तीर्थों के बारे में समझ चुके थे। हम इसे तीर्थ भी कह सकते हैं, विभाग कह सकते हैं और ये अष्टादश तीर्थ केंद्रीय प्रशासन के लिए अत्यावश्यक है। कौटिल्य के इन अष्टादश तीर्थ या केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगली बात हम कर रहे हैं आज प्रतिष्ठा की। कौटिल्य ने प्रतिष्ठा को दंडनायक कहा है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पदाधिकारी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा उत्तरदायी है, तो उसे अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठा को दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः प्राचीन भारत में दंड नीति का अर्थ राजनीति से लगाया जाता था। यह हम दोनों अर्थों में दंड नीति का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाता है, देश की विधि क्या है, देश में विधि के क्रियान्विति की का व्यवहार क्या है, इस बात का ज्ञान प्रतिष्ठा को होना चाहिए। और प्रतिष्ठा इस बात को ध्यान में रखे कि कभी किसी निरपराधी को दंड ना मिले, ये अपेक्षा प्रतिष्ठा से की जाती है। कौटिल्य के अष्टादश तीर्थों में जितने भी पदाधिकारी है, उन सब पर एक बात सामान्य रूप से लागू होती है कि सभी को शास्त्रों का ज्ञान निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, या शास्त्र से तात्पर्य है कि क्या कार्य करनीय है, करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य त्याज्य है, छोड़ देने वाले हैं। और इसमें मूल बात यह है कि पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि प्रशासन के कार्यों से जनता का हित हो, जनता का किसी भी प्रकार से अहित ना हो और जनता भयग्रस्त नहीं हो। प्रतिष्ठा अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार ना करे कि जनता भयग्रस्त रहे, बल्कि इस तरह से करे कि भयमुक्त होकर डर रहित जीवन जी सके। प्रतिष्ठा के बाद एक पदाधिकारी है कार्मांतिक। कार्मांतिक कार्मांतिक पदाधिकारी वह है जो खानों का प्रमुख है। जितनी खाने मिलती है उनका संरक्षण करना कार्मांतिक का कार्य है। भारत में न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन भारत में भी खनिज बहुतायत में पाए जाते थे, तो कार्मांतिक को पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। कार्मांतिक को पता होना चाहिए कि वो जमीन की जांच करके ये बता सके कि इस जमीन पर अगर खुदाई की जाएगी तो यहाँ कौन सी खान मिल सकती है, और जांच के बाद अगर वो जमीन की खुदाई करे तो उसमें श्रम शक्ति और धन शक्ति की बचत होगी और राज्य का हित होगा। फिर उन खानों का संचालन, उन खानों से निकलने वाले खनिज का प्रयोग राज्य हित में होना चाहिए। व्यक्ति विशेष के हित में या व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए खानों का और खनिज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये तय करना, ये देखना कार्मांतिक का कार्य है। अगला पद है नायक। नायक को कौटिल्य ने कहा नगर का रक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो नगर का रक्षक है। नगर की रक्षा करने के लिए नायक की जिम्मेदारी होती थी कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि नगर में अवैध रूप से कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक शब्द मिलता है मुद्रा। अब यहाँ मुद्रा का तात्पर्य करेंसी नहीं है, जिसे हम आजकल मुद्रा कहते हैं, रुपया है या डॉलर है या फ्रैंक है या यूरो है, वो मुद्रा नहीं। यहाँ मुद्रा का तात्पर्य है सील, तो राज चिन्ह जिसको हम कहते हैं। हम आज भी कहीं अगर अटेस्टेड करवाने जाते हैं तो एक सील लगाई जाती है, जो सील एक राजकीय किसी दस्तावेज को राजकीय दस्तावेज में या प्रामाणिक दस्तावेज बनाता है। सील से प्रामाणिक दस्तावेज बनता है। कौटिल्य कहते हैं कि नायक का काम है कि नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा होनी चाहिए मतलब राजकीय दस्तावेज होना चाहिए, और जिसके पास मुद्रा नहीं है उसे प्रवेश ना किया जाए। तो नायक नगर से बाहर जाने वाले
और नगर के भीतर आने वालों की मुद्रा चेक करता है, ध्यान रखता है, जिससे कि नगर सुरक्षित रहे और नगर की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का संकट ना आए। अगला पदाधिकारी है महापौर। यह महापौर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के जमाने में मेयर होता है। महापौर नगर का मुखिया है। ये नगर का मुखिया, नायक और महापौर में फर्क है। नायक नगर की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और महापौर जनता तक राजा के कार्यक्रमों का पूरा लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जनता की कोई शिकायत तो नहीं है। क्या जनता राज्य के कानूनों से, राज्य की विधि से संतुष्ट है? क्या जनता में किसी प्रकार का असंतोष है? ये सबकी सुनवाई करना, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना और फिर उस जानकारी को राजा तक पहुंचाना, ये महापौर का दायित्व है। अर्थात एक नगर की जनता के लिए महापौर उत्तरदायी है। तो ये महापौर जो नगर की जनता के लिए उत्तरदायी है, वह एक महत्वपूर्ण पद है जो कि जन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करता है। अगला पद है दंडपाल। यह दंडपाल वह है जो कि रक्षा विभाग का अधिकारी है। रक्षा विभाग का अधिकारी जो ये तय करता है कि राज्य की रक्षा के लिए किस प्रकार दंड व्यवस्था को लागू करना है, कहाँ सेना के सदस्यों को यानी सैनिकों को नियुक्त करना है, कहाँ राजा की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा में सैनिकों को तैनात करना है, या पुलिस का जिक्र भी अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। पुलिस को कहाँ नियुक्त करना है, राज्य की सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा के लिए, महल की सुरक्षा के लिए, कोषागार की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी है, किस प्रकार के नियम बनाने हैं, किस प्रकार नियमों की क्रियान्विति करनी है, ये दंडपाल का कार्य है। एक और पद है दुर्गपाल। सप्तांग सिद्धांत में हमने समझा कि दुर्ग महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। ये जो दुर्ग होते थे, ये आपातकाल में राजा और जनता की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आपातकाल में राजा स्वयं दुर्ग में चला जाता था या जनता को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग में भेज दिया जाता था। तो दुर्गपाल की जिम्मेदारी है कि वो किले की रक्षा करे। किले की रक्षा करने के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी है, उसे हम दुर्गपाल कहते हैं। एक अधिकारी है अंतःपाल। अंतःपाल सीमाओं का अधिकारी है। देश की जो बाउंड्री है, देश की जो सीमा है, उन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था अख्तियार करनी है, कि अंतःपाल उत्तरदायी है इसके लिए। अगर सीमा से घुसपैठ हो गई है, अवैध व्यक्ति अगर आ गए हैं राज्य में, तो देखिए, नायक की बात है नगर के लिए, अंतःपाल की बात है पूरे देश की सीमाओं के लिए। तो अंतःपाल अधिकारी की जवाबदेहिता है और राजा अंतःपाल अधिकारी से पूछेगा कि अगर सीमाओं में किसी भी प्रकार का संकट पैदा हुआ है, सीमाएं असुरक्षित हुई है, तो इसका मतलब है कि अंतःपाल ने अपने दायित्व निर्वहन में कोताही बरती है। अगला अधिकारी है आटविक। आटविक का तात्पर्य है वनों का अधिकारी। जंगल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आटविक की है। बहुमूल्य लकड़ियां हैं जैसे चंदन, उसको काटा ना जाए, राज्य के संरक्षण में है वो। तो जिन वृक्षों को, जिन लकड़ियों को, जिस वन संपदा को, जिन वन्य जीवों को भी राज्य का संरक्षण प्राप्त है, उनके लिए आटविक जिम्मेदार है। उनका अवैध शिकार ना हो, वन की कटाई ना हो, जंगल में जड़ी बूटियों को संरक्षित रखा जाए, पेड़ों की कटाई ना हो और वन्य जीवों का शिकार ना हो। आटविक इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। लगभग ये ऐसा ही कार्य है जैसे आज भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। द्वारिक एक पद है। ये जो द्वारिक है, ये द्वारिक है द्वारपाल। ये द्वारपाल का तात्पर्य है कि महल की रक्षा करने के लिए एक पदाधिकारी है जिसे हम द्वारपाल कह रहे हैं। इस द्वारपाल की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि महल में ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे कि महल की सुरक्षा
खतरे में पड़ जाए। महल के संरक्षण की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी द्वारिक की है। ये द्वारिक महल के अलग अलग द्वारों पर, अलग अलग स्थानों पर, कोनों पर सैनिकों के सुरक्षा कर्मियों कहते हैं, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी है। किसी सुरक्षा कर्मी से अगर चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य भी द्वारिक का है। तो एक महल के संरक्षण के लिए द्वारिक पद का सृजन करने की बात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कही। और आखिर में 18वां तीर्थ है अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक मतलब महल का संरक्षक। द्वारिक महल के बाहर अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, अंतर्वेशिक महल के अंदर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। अंतर्वेशिक देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महल के अंदर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है या अन्य सेवक कार्य कर रहे हैं, उनसे राजा को या राज्य व्यवस्था को किसी प्रकार का खतरा हो। ये अंतर्वेशिक देखता है। अंतर्वेशिक निगरानी रखता है कि महल के आंतरिक सेवकों से, आंतरिक कर्मियों से, आंतरिक कार्मिकों से महल की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। अंतर्वेशिक का ये भी दायित्व है कि अंतःपुर में जो रानियां हैं, जो राजकुमारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचे, उनके सम्मान की किसी भी प्रकार की क्षति न हो, तो किस प्रकार अंतःपुर को सुरक्षित रखा जाए, इसका निर्णय लेना और इस दायित्व का निर्वहन करना अंतर्वेशिक का दायित्व है। इस प्रकार कौटिल्य 18 तीर्थों की बात करते हैं और ये 18 पदाधिकारी संपूर्ण केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी है। कौटिल्य की ये दूरदृष्टि रही है। कौटिल्य के विचारों की ये व्यवहारिकता रही है कि कौटिल्य के विचारों को आज की प्रशासनिक व्यवस्था में भी नकारा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कौटिल्य के विचार 2500 साल पहले की हैं और आज इन विचारों का कोई महत्व नहीं है। कौटिल्य के चाहे राज्य संबंधी विचार है, चाहे प्रशासनिक विचार है, चाहे सप्तांग सिद्धांत है, चाहे मंडल सिद्धांत है, चाहे अष्टादश तीर्थ है या गुप्तचर व्यवस्था, राजदूत व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष को हम देखें तो हम पाएंगे कि आज कोई भी राज्य इस व्यवस्था को, इन विचारों की पूर्णतः अवहेलना नहीं कर सकता। हाँ, हमें स्वीकार करना होगा कि 2500 वर्षों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आए हैं, नई अवधारणाएं आ गई है, राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को स्वीकार करके कुछ नए विचार हमने अपना लिए हैं। लेकिन जो मूलभूत विचार है राज्य की सुरक्षा के, जो मूलभूत विचार है दंड व्यवस्था के, जो मूलभूत विचार है विदेश नीति के, जो मूलभूत विचार है प्रशासनिक व्यवस्था में विभागों के या पदाधिकारियों के, वो आज भी प्रासंगिक है। ये कौटिल्य की महानता है, ये कौटिल्य की बौद्धिकता है, तार्किकता है, व्यवहारिकता है और इसी कारण कौटिल्य आज भी प्रासंगिक है।